हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े थे। तो सबसे पहले हम उन एक्सेप्शंस को रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एक्सेप्शन है हमारे पे वो है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पे मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी जो एक्सेप्शन था वो था कि जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बट गैलियम और सीजियम हमारे ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इतना कम होता है ना कि अगर इसको आप पाम पे अपनी हथेली पे रखो तो ये मेल्ट हो जाएंगे, इतना कम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जो नॉन मेटल से रिलेटेड है। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, लस्टरस शो नहीं करते, लेकिन जो हमारा आयोडीन है एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारा लस्टरस की प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा जो कार्बन है। कार्बन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उसको एलोट्रॉप कहते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट के अगर डिफरेंट फॉर्म हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं वो एलोट्रॉप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन के हमारे पे जनरली तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। आपकी बुक में सिर्फ दो ही दिया गया है, पहला है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। तीसरा जो एलोट्रोप होता है वो होता है फुलरिन। फुलरिन क्या होता है, ये सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जनरली जो डायमंड वाला एलोट्रोप होता है ना वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, जबकि जो ग्रेफाइट वाला जो एलोट्रोप होता है वो एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा अल्कली मेटल। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो लिथियम सोडियम और पोटाशियम है ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं कि इनको नाइफ के थ्रू कट किया जा सकता है, और इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको समराइज फॉर्म में लिख दिया था ताकि आपको इकट्ठा याद हो सके कि कौन कौन से एक्सेप्शंस थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जनरली जो मेटल की प्रॉपर्टी है तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी है रिएक्शन विद एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाना, या इसी को मैं बोल दूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल को जलाना। तो जनरली क्या होता है, जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इम्पोर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि जितने भी मेटल है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल सेम रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। होता क्या है ना कि सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि वो फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम उन्हें केरोसिन ऑयल में उसको डाल के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। ये देख लो सोडियम और मेट पोटेशियम किस तरीके से दिखता है। ये हमारा सोडियम है और ये पोटेशियम है। ये दिखा रहा है कि देखो किस तरीके से इसको नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलते तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो क्या करता है उसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये जलता नहीं है। लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होते हैं अगर उसको आप हीट कर दो तो वो बहुत तेजी से जलते हैं, और ये देखो इस तरीके का होता है हमारा आयरन फिलिंग। ये क्या है हमारा आयरन, इधर लिख देता हूँ मैं आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये बहुत तेजी से जलते हैं अगर इसको हम हीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर भी जलता नहीं है, बट एक ब्लैक कलर का कोटेड फॉर्मेशन कर लेता है जो कि कॉपर ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट है हमारा सोना एंड चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये क्या करते हैं, ये तो रिएक्शन ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि जो सोना और चांदी इतने कॉस्टली क्यों होते हैं? उनका रीजन यही होता है कि वो किसी के भी साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। कितना भी कुछ करवा लो ये मर जाएंगे, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल डिफरेंट रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। रिएक्टिविटी की बात यहाँ पे कहूँ तो हम ये तो कह सकते हैं कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन हम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड और कॉपर और आयरन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है। तो इसलिए हम इसके दूसरे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इन मेटल्स को अगर मतलब फ्लेम में जलाया तो क्या होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेम टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपको समझने के लिए। ये आपको बताएगा कि मेटल किस तरीके से बिहेव करते हैं। होता क्या है कि हम एक नाइक्रोम वायर लेते हैं, और उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें मेटल का पीस अटैच कर देते हैं और उसको हम हीट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं फ्लेम में, तो ये जितने भी मेटल है ना वो अलग अलग फ्लेम देते हैं, अलग अलग कलर ऑफ फ्लेम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देख लेते हैं,
कि जो हमारा, अगर आप सोडियम को जलाओगे तो ये सोडियम येलो कलर का फ्लेम देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हम बता सकते हैं कि ये सोडियम का फ्लेम है। तो अलग अलग मेटल अलग अलग फ्लेम देते हैं। जैसे हमारा स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम मेटल होता है, वो रेड कलर का फ्लेम देता है। कैल्शियम भी हमारा ब्रिक रेड या फिर ऑरेंज टाइप का फ्लेम देता है। हमारे को देखो, कॉपर कॉपर हमारा ग्रीन कलर का फ्लेम देगा, पोटेशियम का हमारा वायलेट कलर का फ्लेम देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लेम के बेसिस पे कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट में किस तरीके का मेटल प्रेजेंट है। ये एक्चुअली हम आगे जब प्रैक्टिकल्स करते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस, उसमें हमें पता लगाना होता है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम फ्लेम टेस्ट ही करते हैं, जिससे हमें कलर देख के हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि एल्युमिनियम पे एक थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उसका मतलब है कि उसमें कोरिजन होने के भी चांसेस नहीं है। और ये जो एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता है ना, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो एल्युमिनियम मेटल होता है उसको तो हम एनोड बना देते हैं, एल्युमिनियम मेटल को हम एनोड बना देते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइज डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो होता क्या है कि इस एल्युमिनियम जो रोड होती है, जो एनोड होता है, उसके चारों तरफ एक ऑक्सीजन की लेयर आने लग जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आने लग जाती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये जो लेयर होती है और थिक हो जाती है, और बाद जब वो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो हम इस एल्युमिनियम के रोड को बाहर निकाल लेते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, हम डाई कर देते हैं। डाई करने से क्या होता है, जिससे कि उसमें अट्रैक्टिव फिनिश आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग का। अच्छा, तो एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है, और ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है ना, ये जनरली क्या होता है, हमारा बेसिक नेचर का होता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर भी शो करने लग जाते हैं। तो ऐसे कौन से जो मेटल ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बारी कि कौन कौन से ऐसे मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है। देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे कि हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम, वो क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन भी करेगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड ये हमारा सॉल्ट बना देगा और वाटर रिलीज हो गया। अगर इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ डाल दें तो ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट जो कि सॉल्ट है एंड वाटर बना लेगा। तो इस तरीके से जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो और इसके अलावा कौन से ऐसे मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, वो होता है हमारा जिंक होता है, ठीक है, वो होता है लेड होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है। ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जनरली जो ये मोटे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन अगर कोई भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो एल्कली का फॉर्मेशन करता है। जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव, जैसे कि सोडियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या करते हैं, पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर में डिसॉल्व होके NOH और KOH का फॉर्मेशन करेंगे, और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। हाँ, तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद हमारा जो मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में बर्निंग करने से हमें रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर और लेड के बारे में नहीं पता चल पाता। तो इसलिए हम इन सब की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए इनकी रिएक्शन अब हम वाटर के साथ पढ़ने जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर है। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो जनरली जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वही मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसे एल्कली कहेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन करेगा। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट डिफरेंट बिहेव कर रहे थे, रिएक्टिविटी शो कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल है वो अलग अलग नेचर शो करते हैं। जैसे कि जनरली जो पोटेशियम एंड सोडियम होता है ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करते हैं, इतने ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं ना, इवन कोल्ड वाटर में। इनकी रिएक्शन तो हम कोल्ड वाटर में कर लेते हैं, कोल्ड वाटर में करने के बाद भी इनकी जो रिएक्शन होती है इतने ज्यादा विगरस एंड इतनी एक्सोथर्मिक होती है
कि इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये पानी में आग लगा देते हैं। तो एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पे पोटेशियम मेटल होता है, वो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। और देखो हीट कितनी ज़्यादा निकल रही है। इस हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी के कारण ही ना ये हाइड्रोजन जो गैस है फायर कैच करता है। सिमिलरली जो हमारा जो सोडियम होता है वो भी क्या करेगा, NOH का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इन दोनों को ही मैंने बताया था अल्कली कहते हैं। लेकिन जो कैल्शियम मेटल होता है उसकी जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ये भी कोल्ड में ही होती है, उतनी वायलेंट नहीं होती, ये लेस वायलेंट होता है। इसमें जो हीट इवॉल्व होती है वो उतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है फायर कैच कर ले। इसलिए क्या होता है ना कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, वो फ्लोट करने तैरने लग जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो उसके सरफेस से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के कारण वो पानी पे क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। सिमिलरली जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव हुआ, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी उसके कारण ये तैरने भी लग जाता है पानी में। तो इसका भी सेम है कैल्शियम जैसा, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स बच गए जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया, ये तो ना हॉट वाटर से, ये तो हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते, तो कोल्ड से तो वैसे ही नहीं करेंगे, बट ये रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। मतलब अगर हम इसमें स्टीम पास करें तब ये जाके रिएक्शन करेंगे। और ये भी देखो, जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये अल्कली का फॉर्मेशन नहीं कर रही, ये सिर्फ ऑक्साइड तक ही आके रुक जाएंगे। ऑक्साइड में आने के बाद इसकी फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते थे कौन कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या कर रहे थे, अल्कली तक का फॉर्मेशन कर रहे थे। बट ये जो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हो गए जो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑक्साइड तक ही रिएक्शन जा रही है, उसके बाद रिएक्शन नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। जो नेक्स्ट है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, फिर से वही सोना, चांदी, तांबा, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मर जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एक बार हम सेटअप देख लेते हैं कि स्टीम किस तरीके से पास करेंगे किसी भी मेटल में। तो क्या होता है कि हमारे पे एक ग्लास वूल होता है, उसको हम पानी, उसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं और यहाँ पे हम अपना मेटल का सैंपल रख देते हैं और इसको यहाँ से हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, वो जो पानी उसमें जो लगा हुआ होगा वो स्टीम बन जाएगा। स्टीम बनने के बाद वो मेटल के से टकराएगा और मेटल से टकराने के बाद उसमें रिएक्शन होगी और उसमें से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा इस पानी में और यहाँ पे इसके बबल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ सेटअप होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जो कि वाटर नहीं होगा इधर, ये स्टीम होगा। ठीक है, ये समझने के लिए था कि किस तरीके से स्टीम हम प्रोवाइड करेंगे मेटल को। तो एक बार हम सारी चीज़ें समराइज कर लेते हैं एक चार्ट फॉर्म में ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर क्या आता है कि जो सबसे पहले जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन ये कौन बनाएंगे, ये होंगे हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल ही अल्कली का फॉर्मेशन या फिर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके अलावा जो लेस रिएक्टिव होता है वो नहीं करता। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जबकि जो मैग्नीशियम है ये हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाता है इनके सरफेस पे और ये तैरने लग जाते हैं। और जबकि जो लेड हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया और ये चांदी हो गया, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मर जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद हमें यहाँ से फिर से कंफ्यूज हो गए कि इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हम क्या कहेंगे। सोना, चांदी, तांबा और ये एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में अभी भी एक सवाल है, ताकि इनकी रिएक्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो नीचे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वो देख लेना है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि सोडियम मेटल किस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखो, सोडियम और वाटर के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोक्साइड पे रुका है। कैल्शियम भी किस पे रुका है, हाइड्रोक्साइड पे। मैग्नीशियम भी किस पे रुका है, हाइड्रोक्साइड पे। लेकिन जो नीचे जो लेस रिएक्टिव है वो किस पे रुक गए हैं, वो ऑक्साइड में ही रुक गए हैं, उनका फर्दर रिएक्शन हुआ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि रिएक्टिव वाले हमारे हाइड्रोक्साइड तक जाएंगे और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, वो ऑक्साइड तक ही जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कुछ और मेटल की रिएक्शंस देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।